नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। सबसे पहले फिर से बता देते हैं शुरुआत में कि कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर आज रहेगी हमारी नजर। तो सबसे पहले बात होगी जेलों में बंद उन कैदियों की जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिनके पास जुर्माना भरने के पैसे नहीं हैं। सरकारी बजट से उन लोगों को मदद करने का जो ऐलान दिया गया है, बजट की कुछ ऐसी चीजें जो शायद आम लोग अनदेखी कर देते हैं, लेकिन कैसे उससे लोगों के जीवन पर असर पड़ने वाला है। और उसके बाद फिर बात करेंगे 2 साल बाद जेल से रिहा हुए पत्रकार सिद्दीक कपन। 1 महीने पहले ही उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन 40 दिन तक उनके दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पाया। तो कैसे कानूनी प्रक्रिया में फंसाकर लोगों को इतना लंबा, मतलब सजा से पहले ही उनकी सजा हो जाती है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर बिहार के एक ऐसे अधिकारी, एक सचिव के बारे में आपको बताएंगे जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता नहीं है कि इस पद पे बैठने लायक सचिव साहब है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्टोरी से। और सबसे पहले बात करते हैं आज देश में जो जेलों के अंदर बंद जो लोग हैं उनके बारे में और उनकी दुर्दशा के बारे में, और उस पर बजट में सरकार ने क्या सोचा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो देश की जेलों में बंद गरीब और लाचार लोगों के लिए अब सरकार मदद की तैयारी कर रही है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार उन लोगों की मदद करेगी जो जमानत या जुर्माना नहीं भर पा रहे और उसके कारण जेलों में बंद हैं। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंकड़ा जेलों में बंद उन लोगों का है जिनको अंडर ट्रायल कहा जाता है, यानी कि जो अभी तक सजा उनको हुई नहीं है, उनका केस सालों साल चल रहा है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार और आशीष भार्गव ने यह रिपोर्ट। यह नजारा बिहार की राजधानी पटना की जेल का है। जेल में बंद अपनों से मुलाकात के लिए देश की हर जेल के बाहर रोज यही तस्वीर देखने को मिल जाती है। लेकिन देश की जेलों में हजारों ऐसे कैदी भी हैं जिनके पास जमानत या जुर्माना भरने के पैसे नहीं, ना ही उनकी कोई सुनता है। आज हमरा घूम रहा था चरमोहानी है सर जी, उसी चरमोहानी के पास 10 गो 12 गो लड़के बैठे रहता, दौड़ दुकान है, उसी जगह अबकारी वाला 4 गाड़ी गए, बस दारू पी है, बस बलजोरी बैठा लिया, बैठा के लगा चला गया 15 बगीचा। देश भर की जेलें अपनी क्षमता से ज्यादा कैदियों का बोझ ढो रही हैं। केंद्र सरकार का अलग फंड बनाने का जो कदम है वो निश्चित ही जेल में बंद कैदियों के काम आएगा, जो अपनी वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और अपना जुर्माना नहीं भर सकते, और जिनके मित्र और रिश्तेदार उनके साथ नहीं खड़े होते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी गरीब और लाचार लोगों के लिए कदम उठाते हुए जमानत के नियमों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है। दरअसल न्यायपालिका और सरकार ने ये मुहिम संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्मिक भाषण के बाद शुरू की है। ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल और खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि देश के किसी भी नागरिक को जमानत या जुर्माना ना भर सकने पर जेल में कैद होकर नहीं रहना पड़ेगा। ये वो तबका जिस पर कभी किसी की तवज्जो नहीं गई, लेकिन राष्ट्रपति की भावुक अपील के बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों झकझोर गए हैं, और अब ये फैसला ऐसे लोगों के लिए एक नई आस लेकर आया है। पटना से मनीष कुमार के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और ये जो पहल है, ये देश के अंदर भारतीय जेलों में बहुत सारे ऐसे लोग जो बंद हैं, जिनका जो जैसे मैंने आपको बताया केस अभी चल रहा है, अंडर ट्रायल हैं और सालों से जेल में बंद हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं जमानत के या बाकी कागजी कार्रवाई पूरी करने के। कुछ आंकड़े इस पर दिखाता हूं, और ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक तरीके से त्रासदी इसे कह लीजिए, एक अन्याय उन लोगों पर कह लीजिए जो बिना दोषी करार दिए हुए भी जेलों में लगातार बंद है। कुछ आंकड़ों पर जरा नजर डालिए। भारत में जो जेलें हैं वो कुल मिलाकर देश में 1306
कारागार हैं अलग अलग जगहों पर, जिसमें करीब 5,87,891 कैदी जो हैं उनकी क्षमता जो है ये इसके अंदर कैदी हैं, और इनकी जो क्षमता है वो करीब 4,85,000 की क्षमता है। तो एक तो क्षमता से बहुत ज्यादा कैदी वहां पर हैं, मतलब समझ लीजिए क्षमता से 1 लाख ज्यादा कैदी जेलों में हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 1.15 लाख, बिहार में 64,000 कैदी हैं। 70% कैदी ऐसे जो हैं वो अभी विचाराधीन हैं, यानी कि उनके मामलों पर अभी तक कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया है, कायदे से वो दोषी करार नहीं दिए गए हैं। 40% कैदी ऐसे हैं जो 10वीं कक्षा से कम पढ़े लिखे हैं। 7.5 कैदी ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। 1.8 कैदी ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 95.83% कैदी पुरुष हैं, यह दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा है, और 4.16% महिलाएं भी हैं। और ये जो जेलों में जिस तरीके से लोग भरे हुए हैं, विचाराधीन कैदी जो हैं, जो बेल बॉन्ड नहीं भर पाते, जिन्हें कुछ पता नहीं है, कानूनी प्रक्रिया की उन्हें समझ नहीं है, उसमें अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत निचले तबके से आते हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं। उनके लिए कम से कम सरकार की यह स्कीम राहत बनकर जरूर आएगी। जेलों के बारे में ही अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और, क्योंकि अभी एक जेल से हमारे एक पत्रकार हैं, केरल के पत्रकार हैं सिद्दीक कप्पन, जिनकी आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं। 27 महीने बाद जेल से इनको आज रिहा किया गया। लखनऊ जेल से बाहर आने के बाद एनडीटीवी से इन्होंने बातचीत भी की, और उस बातचीत में कहा कि पत्रकारिता करना कोई अपराध नहीं है। आपको याद होगा 2020 में हाथरस कांड जब हुआ था तो सिद्दीक कप्पन अपने कुछ सहयोगियों के साथ केरल से वहां पर ये कवरेज करने के लिए जा रहे थे, उसे कवर करने के लिए जा रहे थे, और उनको तब गिरफ्तार कर लिया गया था, और बहुत ही कठोर जो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे, बहुत कठोर उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। यूएपीए के मामले में ये करीब 2 साल से ऊपर ये वहां पर जेल के अंदर रहे। इन्हीं के मामले को लेकर बार बार ये बात उठती रही कि कैसे जो पूरा एक कानूनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया किस तरीके से सजा बन जाती है, उसके ऊपर कई लोगों ने बातचीत की। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सिद्दीक कप्पन ने बाहर आकर हमारे सहयोगी वेदांत से बातचीत की और उस बातचीत में क्या कहा। Feeling good. Right. Thank you. But justice delayed. Right. This is justice delayed. Right. This is a half-baked justice. Journalism is not a crime. My photo, my display picture भी ऐसा था, मतलब journalism is not a crime. Verification processing is delay कर दिया ये लोग. I don't know what is the problem. कौन सी चाहिए मैम जेल में, इतना साल में जेल में रहना किसका इंटरेस्ट है मुझे नहीं मालूम। मैं क्यों बाहर आएगा तो क्या दिक्कत है वो भी नहीं मालूम मुझे। आई विल कंटिन्यू माई फाइट अगेंस्ट ड्रैकोनियन लॉस, यूएपीए, अफ्स्पा, लाइक दिस। सिद्दीक कप्पन की थोड़ी सी कहानी आपको और बताता हूं, और किस तरीके से वो इतने समय तक जो कह रहे हैं कि मैं इन कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको 1 महीने पहले जमानत दे दी थी। सोचिए, जमानत मिलने के बाद भी कोई आदमी 40 दिन तक जेल में इसलिए रहा कि उनके कागजों का सत्यापन नहीं हो पाया था। तो अब यह प्रक्रिया में कैसे उलझाकर लोगों को परेशान किया जाता है, उसकी भी थोड़ी कहानी कहता है। 28 महीने बाद सिद्दीक कप्पन की अब रिहाई हुई है। 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। इनके ऊपर हाथरस केस में हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ इनके संबंध होने का आरोप लगाया गया था। ये प्रतिबंधित संस्था में मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर आरोप लगाया गया, यानी कि पहले पुलिस ने पकड़ा, फिर उस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आ गया और इनको केस में, कानूनी प्रक्रिया में इस तरह से फंसा के रखा गया, ऐसा इनका और इनके वकीलों का आरोप है। दिसंबर 2021 में मथुरा जेल से लखनऊ जेल में इनको शिफ्ट किया गया। सितंबर 2022 में सभी बाकी मामलों में इनको जमानत मिल गई थी। सितंबर 2022 में जमानत मिल गई थी, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत मिलने में देरी हुई और यह जमानत 23 दिसंबर 2022 को मिली। 9 जनवरी को इनको जमानतनामे को कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। कोर्ट ने जमानतदारों की हैसियत का सत्यापन का आदेश दिया। बुधवार को दस्तावेजों को सत्यापन हुआ और जमानत के बाद 40 दिन बाद इनको रिहा अब ये हो पाए। सिद्दीक कप्पन और बाकी जो उनके साथ लोग हैं वो कहते हैं कि ये किस तरीके से उन्हें फंसाया गया है
और कैसे सरकार और कानून का गलत इस्तेमाल करके किसी आम नागरिक को कैसे दबाया जाता है, उसका एक उदाहरण है। सरकार अभी भी मानती है कि इनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए वो बिल्कुल ठीक लगाए गए। कोर्ट केस में है, जो केस है वो कोर्ट में है, कोर्ट को तय करना है कि सिद्दीक कप्पन का क्या होगा, लेकिन कम से कम प्रक्रिया में किस तरीके से फंसाकर सजा जो दी जाती है उसका ये उदाहरण इनका मामला भी नजर आता है। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त, और ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो आपको एक गालीबाज आईएएस ऑफिसर से मिलवाएंगे, बिहार के हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपको एक ऐसे आईएएस अधिकारी से मिलवाते हैं अब, जिन्होंने अपनी थोड़ी जो गद्दी है उसको शर्मसार किया, और जो राजा बाबू का एटीट्यूड जो होता है, जिसको कहते हैं कि अब साहब बिल्कुल मालिक ही हो गए, तो बिल्कुल ऐसा ही नजर आया इनकी भी इस पूरी कहानी में। पूरी कहानी आपको बताता हूं। ये बिहार के मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव हैं के पाठक साहब। इनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में ये अधिकारियों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक अधिकारी उनसे माफी भी मांगता है, लेकिन उसके बाद ही प्रधान सचिव साहब कहते हैं कि बिहार में अगर मतलब उनके हिसाब से नहीं चला जाएगा तो कैसे वो लोगों के साथ उनका बैंड बजाते हैं और साथ में और गालियां भी देते हैं। लेकिन अब प्रधान सचिव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बिहार प्रशासन बेकार हो चुका है। इस मामले को लेकर बिहार के तमाम अधिकारी जो हैं वो गुस्से में हैं, और बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्य सचिव के पाठक पर कार्रवाई की जो मांग है मुख्यमंत्री से उन्होंने की है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि कार्रवाई ना होने पर हम लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन भी करेंगे, इसकी चेतावनी भी दी है। तो पहले जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद जो एसोसिएशन है उसका क्या कहना है इस पे। से तो गलती हो गई सर, हम लोग सर से बिहार एडमिनिस्ट्रेशन साल यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखियो किसी को बाएं से चलते, यहाँ ट्रैफिक में खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा। देखे नहीं हो क्या तुम लोग? बेली रोड पे लाल लाइट भी है, पे भी करेगा, तो आदमी है भैया। डिप्टी कलेक्टर हाल है। अब मैं अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो कागज पे, डिप्टी कलेक्टर इनकी ऐसी कल जरा भेजो उसको मेरे को, मैं उसका 15 तारीख को हम लोग और डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को सर। तो सुनील तिवारी जो हैं वो अध्यक्ष हैं बिहार एसोसिएशन के अधिकारियों की, उन्होंने इस पर काफी गुस्सा है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इन पे कार्रवाई करने की मांग भी की है। ये हमारे डीजीपी पार्ट का जो वीडियो आया है बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पदाधिकारी सारे इस वीडियो को देख मर्माहत हैं। हमारे एसोसिएशन के लोगों को गाली दे रहे हैं, तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे पदाधिकारी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं उनको सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार अविलंब इन पर कार्रवाई करे, इनको बर्खास्त करे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्य सचिव से अनुरोध करेंगे कि अविलंब अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग बैठेंगे और हमारा संगठन निर्णय लेगा कि क्या हमको भी सड़क पर उतरना होगा। अगर उतरना होगा तो जरूर हम उतरेंगे। अब इस मामले पर लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपना ट्वीट करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कहा है कि मुख्यमंत्री जी, अब तो आपके अधिकारियों ने भी बिहार और बिहारियों की बदनाम करने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं है। आईएएस जैसे पद को सुशोभित करने वाले अधिकारी के पाठक के द्वारा ऐसी अशोभनीय भाषा के प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो राजनीतिक पूरा मामला बनता जा रहा है। इस मामले को बिहारी प्राइड, बिहार की अस्मिता से अब जोड़ के पाठक साहब की मुश्किलें बढ़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है। देखिए, अधिकारी हैं, कुछ लोग काम नहीं करेंगे, गुस्सा आ गया, वो समझ में आता है, लेकिन इस तरह की भाषा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और ना ही उनके पद को और उनकी जिस तरीके से, जिस परिप्रेक्ष्य में वो हैं, जिस कुर्सी पर वो हैं, उसको शोभा देती है। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे शाम 7 बजे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।